Good evening, aspirants. I'm Sneha Shalvi and I'm taking the lectures of polity here. So let's start. Next हम लोग पहले देखे थे कि इंडिया कैसे फेडरल है. इंडिया कैसे फेडरल है उससे रिलेटेड हम बताए थे आपको 5 पॉइंट, और फिर हम लोग ये डिस्कस किए कि कैसे रिजिड है, क्योंकि रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी ध्यान रखना होता है. तो अब फेडरल कैसे है ये हम देखेंगे. फेडरल यूनिटरी बायस कैसे है फेडरल सेटअप में ये हम देखेंगे. तो एक बेसिक डेफिनेशन माना जाता है फेडरलिज्म का, जो कि हम लोग यूएस और ऑस्ट्रेलिया में जैसा सिस्टम है उसको हम लोग कहते हैं कि ये फेडरल है. लाइक ये प्योर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, कि इसी को फेडरलिज्म कहते हैं. एक होता है डायरेक्टिव सेट कर दिए, एक हायरार्की सेट कर दिए, एक बेस बता दिए कि यही फेडरल है. वो सेट किया गया है यूएस और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा. तो यूएस और ऑस्ट्रेलिया में कैसा होता है, यूएस और ऑस्ट्रेलिया में है कि सिंगल सिटीजनशिप होगा. सिंगल सिटीजनशिप मतलब सिंगल सिटीजनशिप होगा, सिंगल स्टेट होगा, सिंगल फ्लैग होगा, सब कुछ सिंगल सिंगल होगा. हम लोग ध्यान देते हैं यूनिटरी बायस के बारे में. यूनिटरी बायस कैसे है, तो यूएस और ऑस्ट्रेलिया के फेडरेशन को हम लोग कंप्लीट फेडरेशन कहते हैं. उसका जो जैसा मेथड वहाँ फॉलो किया जाता है उसको कहते हैं कि दैट इज़ द बेसिस, जिसको हम कह सके कि इसी को फेडरेशन कहते हैं. उसमें क्या होता है कि डुअल सिटीजनशिप होता है, स्टेट का अलग सिटीजनशिप, सेंटर का अलग सिटीजनशिप, फ्लैग अलग होता है, स्टेट का अलग, सेंटर का अलग, कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है, स्टेट का अलग, सेंटर का अलग, सब कुछ अलग होता है. हमारे यहाँ ऐसा है नहीं है. हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल फ्लैग है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है. तो ये सब फेडरेशन में नहीं माना जाता, ये सब बायस माना जाता है. किसके तरफ बायस, यूनिटरी के तरफ बायस. यूनिटरी बायस में क्या क्या आ जाएगा, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल फ्लैग, इंटीग्रेटेड जुडिशरी. जुडिशरी भी हमारे इंटीग्रेटेड है, इंडिपेंडेंट नहीं है. अगर आप यूएस का देखिएगा तो यूएस में क्या होता है, हर स्टेट का अपना सुप्रीम कोर्ट होता है, और उस स्टेट का जो डिस्प्यूट होगा वो उस स्टेट में ही सॉल्व होगा और उसी का सुप्रीम कोर्ट करेगा. तो वो इंडिपेंडेंट हो गया. हमारे यहाँ क्या होता है, इंटीग्रेटेड है. इंटीग्रेटेड कैसे है कि हाई कोर्ट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, वो उसका केसेस ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, और सुप्रीम कोर्ट एक ही है इंडिया में. तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी, लोअर जुडिशरी से इंटीग्रेटेड है हायर जुडिशरी, हायर जुडिशरी से इंटीग्रेटेड है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों. हायर जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों आता है. तो ये जो आइडियल फीचर्स हम लोग मान लेते हैं कि फेडरलिज्म का आइडियल फीचर मानते हैं, डुअल सिटीजनशिप, ये सब, तो वो नहीं है हमारे यहाँ. द नेक्स्ट इज आर्टिकल 3. पार्लियामेंट कैन चेंज नेम, एरिया, बाउंड्री. स्टेट का एग्जिस्टेंस को ही वो चेंज कर सकती है पार्लियामेंट. तो ये तो यूनिटरी बायस हुआ. सेंटर के पास बहुत ज़्यादा पावर आ गए कि हम आर्टिकल 3 का हेल्प लेके बिना स्टेट के परमिशन के, बिना उसके कंसेंट के हम उसका नाम बदल सकते हैं, हम उसका एरिया बदल सकते हैं, हम उसका बाउंड्री बदल सकते हैं. तो ये तो यूनिटरी बायस हो गया. नेक्स्ट, इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 352, 356 और आर्टिकल 360. इमरजेंसी के दौरान हमारे यहाँ सेटअप जो है वो कम्प्लीटली यूनिटरी की तरफ चला जाता है. सारा पावर जो है वो सेंटर के पास आ जाता है. द नेक्स्ट इज शेड्यूल 7, जिसके बारे में मैंने कई बार अभी तक बात कर लिया. ऐसे तो अभी तक हम लोग इस सेंस में बात कर रहे थे कि ये तीनों लिस्ट जो है वो पावर डिवाइड कर रही है तो फेडरल है. तो अभी हम सेम चीज़ को इस तरीके से बात कर रहे हैं कि ये तीनों ही लिस्ट जो है वो यूनिटरी बायस को दिखाती है. आखिर कैसे, तो जैसे यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट है, कंकरेंट लिस्ट में 51 है, और स्टेट लिस्ट में 62 सब्जेक्ट्स हैं. तो और जितने भी ये 100 सब्जेक्ट है ना, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं. जैसे डिफेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो सेंटर के पास है. तो हम कैसे कह सकते हैं, एक तरफ हम पावर बांट रहे हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट पावर है वो हम सेंटर को दे दिए हैं. तो इस तरीके से वो बायस हुआ ना, यूनिटरी बायस हुआ, सेंटर के तरफ बायस हुआ. कंकरेंट में भी क्या होता है कि अगर स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बनाती है, पर पावर तो ज़्यादा हम सेंटर को दिए हुए हैं. क्यों, क्योंकि जितना भी लॉ अगर मान लीजिए सेम सब्जेक्ट पे जो कंकरेंट लिस्ट पे है उसमें स्टेट और सेंटर दोनों बनाती है लॉ, और दोनों आपस में क्लैश कर गया, दोनों में
कुछ डिफरेंसेस आ गए तो स्टेट का लॉ नहीं माना जाएगा, सेंटर का लॉ सुपीरियर माना जाएगा। तो इससे भी यूनिटरी बायस दिखता है। और स्टेट लिस्ट पे भी सेंटर लॉ बना सकती है इन सर्टेन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, जिसके बारे में अभी हम आगे आपको बताएंगे। और स्टेट लिस्ट में जो होता है ना, वो मोस्टली लोकल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे लोकल बॉडीज़ वगैरह जो होती है उससे रिलेटेड होता है। ये सब आपको क्या दिखा रहा है कि इंडिया जो है फेडरल सेटअप तो है पर यूनिटरी बायस के तरफ है, यूनिटरी बायस है उसका। इसमें और पॉइंट्स हैं आपके। नेक्स्ट इज आर्टिकल 248 रेसिड्यूरी पावर। ध्यान रखिएगा रेसिड्यूरी पावर किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 248 में है। रेसिड्यूरी पावर क्या होता है कि ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जिसके बारे में पता ही नहीं है कि ना वो स्टेट लिस्ट में है, ना वो सेंटर लिस्ट में है, ना वो कंकरेंट लिस्ट में है, तो फिर उसका पे लॉ मेकिंग अथॉरिटी किसकी है, तो उन सब पे लॉ मेकिंग अथॉरिटी पार्लियामेंट की है। ये किस में दिया गया है, आर्टिकल 248 में दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल रेसिड्यूरी पावर भी जो है वो सेंटर के पास ही होती है, तो ये भी यूनिटरी बायस शो कर रहा है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय प्रेसिडेंट। ये पिछले लेक्चर में हम बताए थे कि सेंटर जो है गवर्नर को अपॉइंट करती है। ये कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। तो ये अपॉइंटमेंट कौन करती है, प्रेसिडेंट करती है। और ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक, गवर्नर का ऑफिस जो होता है वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक हेल्ड होता है। तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक है गवर्नर का ऑफिस, और गवर्नर इज द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ स्टेट। तो ये तो यूनिटरी बायस दिखा रहा है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेंटर को स्टेट कंट्रोल कर पा रही है। नेक्स्ट इज ऑल इंडिया सर्विसेज, आर्टिकल 312 में है। ऑल इंडिया सर्विसेज में IAS, IPS, IFS आता है। तो आखिर ये तीनों सर्विस जो है, जो कि स्टेट का हेड बनता है, स्टेट में जितने भी टॉप मोस्ट पोजीशन पे जो भी लोग होते हैं, जो भी स्टेट है, मान लीजिए स्टेट 1 है, स्टेट 2 है, तो इसके यहाँ पे टॉप पे जितने कैबिनेट सेक्रेटरी हो गए, DGP हो गए, जितने भी लोग होते हैं वो सारे ऑल इंडिया सर्विसेज से होते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज सेंटर के अंदर आता है। ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने का पावर, मतलब जैसे अभी 3 ऑल इंडिया सर्विस है, नया ऑल इंडिया सर्विस बनाया जाए, जैसे अभी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का बात चलते रहता है कि उसको बनाया जाना चाहिए, तो अगर नया ऑल इंडिया सर्विस बनाना है तो वो भी सेंटर ही बना सकती है। इसके लिए परमिशन राज्यसभा से लेना होता है, राज्यसभा पास करती है लॉ। तो ये सारा पावर काम वो सारे ब्यूरोक्रेट्स का, सारे ऑल इंडिया सर्वेंट्स का स्टेट में है, पर उनको अपॉइंट सेंटर कर रही है, तो थोड़ी लॉयल्टी हो जाती है उनके तरफ। नेक्स्ट इज आर्टिकल 324 कॉमन इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन एक ही है जो कि स्टेट का इलेक्शन भी करवाता है, सेंटर का इलेक्शन भी करवाता है। जबकि अगर आप US और ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे परफेक्ट फेडरल माना जाता है, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन अलग अलग होते हैं। हमारे यहाँ भी स्टेट इलेक्शन कमीशन है, पर वो लोकल बॉडी के इलेक्शन के लिए है। स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन और यूनियन का इलेक्शन, ये सारा यूनियन को एक ही इलेक्शन कमीशन करवाता है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 256 एंड 257। देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए रेलवे हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इन सब से रिलेटेड जितने भी गाइडलाइंस हैं ये सेंटर दे सकती है स्टेट को, और स्टेट को वो मानना पड़ेगा। अगर स्टेट नहीं मानती है तो उसको आर्टिकल 365 के अंदर सेंटर डिसमिस कर सकती है। तो ये तो बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजिंग पावर हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। नेक्स्ट इज आर्टिकल 148 CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सिंगल CAG होता है जो कि ऑडिट करता है सेंटर के अकाउंट्स को भी, स्टेट के अकाउंट्स को भी, पर इसको अपॉइंट कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इसको रिमूव कैसे किया जाएगा, प्रेसिडेंट रिमूव करेगी। तो ये अपॉइंट किया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है सेंटर के द्वारा, पर ये अकाउंट्स यूनियन और स्टेट दोनों का देख रहा है। अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन राज्यसभा। राज्यसभा को क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स में कितने मेंबर हैं ये यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं से 1-2 भी हैं और कहीं से ज़्यादा भी हैं। बट अगर आप USA में देखिएगा, USA में टोटल कितने स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं, और हर स्टेट से 2 मेंबर आते हैं, चाहे वो स्टेट छोटा हो बड़ा हो, हर स्टेट से 2 मेंबर आते हैं, और जो कि राज्यसभा वहाँ के काउंसिल ऑफ स्टेट्स के पार्ट बनते हैं। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ ये डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं से ज़्यादा आते हैं और कहीं से कम आते हैं। तो ये सारा फीचर्स दिखा रहा है
हमारे यहाँ हमारे यहाँ फेडरल सेटअप तो है, पर वो बायस्ड है टुवर्ड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डॉक्टर अंबेडकर पॉइंट आउट किए भी थे कि रिजिडिटी और लीगलिज्म आर द टू सीरियस वीकनेस ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का वो वीकनेस बताए थे, रिजिडिटी, बहुत रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, और लीगलिज्म, ये दो बहुत बड़ा फ्लॉ है फेडरल सेटअप में। इसीलिए हम अपने आप को फेडरेशन ऑफ इंडिया नहीं कहते हैं। आर्टिकल 1 है जिसमें हम अपने आप को क्या कहते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट कहते हैं। हम अपने आप को फेडरेशन ऑफ स्टेट ना कह के यूनियन ऑफ स्टेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये रिजिडिटी वाला पार्ट और लीगलिज्म वाला पार्ट, इस फ्लॉ से बचना चाहते थे, इस वीकनेस से बचना चाहते थे, इसलिए हम अपने आप को, इंडिया को फेडरल सेटअप विथ यूनिटरी बायस बनाया गया है। और वो आर्टिकल 1 में इंडिया को फेडरेशन ऑफ स्टेट भी नहीं कहा गया, आर्टिकल 1 में इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। देन नेक्स्ट इज कंडीशंस इन विच सेंटर कैन मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट। अभी हम आपको थोड़ी देर पहले बताए थे स्टेट लिस्ट में हम बताए थे कि एक तो कम सब्जेक्ट होते हैं, लोकल इंपॉर्टेंस के होते हैं, और उस सब्जेक्ट में भी सेंटर लॉ बना सकती है स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस कौन सा है वो आप ध्यान दे दीजिए। इसमें आर्टिकल्स बहुत सारे हैं, और आर्टिकल्स आप ना 2 बार 4 बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा, और ये याद किया हुआ आर्टिकल आपको प्रीलिम्स से लेके मेंस तक हमेशा काम आएगा। मेंस में अगर आप इन सब आर्टिकल्स को लिख दीजिएगा तो आई कैन अश्योर यू आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आर्टिकल 249 हम लोग क्या देख रहे थे इसमें कि किस कंडीशन में सेंटर लॉ बना सकती है स्टेट लिस्ट पे। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 में क्या है कि राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो है वो बोल दे, वो एक रिजोल्यूशन पास कर दे कि किसी भी कंडीशन में स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट द्वारा लॉ बनाया जाना नेशनल इंटरेस्ट में है। किस चीज़ में है? नेशनल इंटरेस्ट में है। कौन बोलेगा? राज्यसभा बोलेगा। ये ध्यान रखिएगा कि ये लॉ जो है 2/3 से पास होना चाहिए। 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग पास करेंगे इसको, तभी स्टेट लिस्ट पे सेंटर लॉ बना सकता है। हालांकि ये काम आसान नहीं है पर पॉसिबल है। तो स्टेट लिस्ट पे लॉ, पहला कंडीशन क्या हुआ, राज्यसभा पास कर दे 2/3 मेजॉरिटी से कि नेशनल इंटरेस्ट में है कि इस सब्जेक्ट पे लॉ सेंटर के द्वारा बनाया जाए। नेक्स्ट इज आर्टिकल 250, नेशनल इमरजेंसी के दौरान। किसके दौरान? नेशनल इमरजेंसी के दौरान। नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 352। ध्यान रखिएगा, आगे इसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा, बट फिलहाल के लिए आर्टिकल बार बार रिवाइज होना चाहिए, तभी वो दिमाग में बैठ जाएगा। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी है, और आर्टिकल 250 में क्या है कि अगर नेशनल इमरजेंसी के दौरान स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे भी यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। कंकरेंट लेजिस्लेटिव पावर आ जाता है यूनियन के पास। कंकरेंट लेजिस्लेटिव पावर का मतलब ये नहीं होता है कि स्टेट नहीं बना सकती है, स्टेट भी बना सकती है, पर अगर मान लीजिए यूनियन गवर्नमेंट बना देती है, कब? ड्यूरिंग इमरजेंसी। अगर यूनियन गवर्नमेंट बना देती है तो यूनियन का लॉ प्रिवेल करेगा ओवर स्टेट का लॉ। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 250 में। कंडीशन क्या है? नेशनल इमरजेंसी। पहला कंडीशन क्या था? आर्टिकल 249 जिसमें राज्यसभा लॉ पास करती है। दूसरा क्या है? 250 नेशनल इमरजेंसी में कंकरेंट लेजिस्लेटिव पावर आ जाता है। तीसरा क्या है? आर्टिकल 252। 252 में क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट खुद ही अग्री कर जाएं कि हम दोनों में लड़ाई हो रहा है, या हम दोनों में किसी भी वजह से हम दोनों चाहते हैं, 2 या 2 से अधिक चाहते हैं कि आप हमारे लिए लॉ बना दें। 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट मिलके बोल दें कि आप हमारे लिए लॉ बना दें, तो सेंटर इस केस में भी स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है। ये किस में है? आर्टिकल 242 में। कितने स्टेट? 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट पास करेंगे। दिस लॉ विल रिमेन इन एक्शन टिल पार्लियामेंट रिपील्स इट। आप पावर एक बार दे तो दिए सेंटर को कि आप मेरे लिए लॉ बना दीजिए, बाद में आप ये नहीं कह सकते कि नहीं अब तो हम उस लॉ को नहीं मानेंगे। आपको वो मानना पड़ेगा जब तक पार्लियामेंट खुद उसको रिपील ना कर दे। 3 कंडीशन क्या क्या देखें, रिवाइज कीजिए मेरे साथ। आर्टिकल 249 जिसमें राज्यसभा रिजोल्यूशन पास करती है कि स्टेट लिस्ट पे
नेशनल इंटरेस्ट में सेंट्रल लॉ बना सकती है। दूसरा कौन सा है, आर्टिकल 250, नेशनल इमरजेंसी में कंकरेंट लेजिस्लेटिव पावर आ जाता है लोकसभा के पास, पार्लियामेंट के पास टू बी वेरी प्रिसाइज। और नेक्स्ट है 253 कि 2 या 2 से अधिक स्टेट अगर खुद ही बोल दे हम चाहते हैं कि हमारे सब्जेक्ट में यानी स्टेट सब्जेक्ट में यूनियन लॉ बना दें। नेक्स्ट इज आर्टिकल 253, पार्लियामेंट कैन पास लॉ विथ और विदाउट कंसेंट ऑफ स्टेट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटी। कौन सा, इंटरनेशनल ट्रीटी। इंटरनेशनल ट्रीटी को लागू करने के लिए पार्लियामेंट जो है स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है। एक बार ये डिस्प्यूट हुआ भी था कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट क्रिटिसाइज कर रही थी सेंटर और बांग्लादेश के बीच में लॉ कुछ ट्रीटी हुआ था। आर्टिकल 356 ये तो प्रेसिडेंट रूल है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 352 में क्या था, नेशनल इमरजेंसी, और आर्टिकल 356 में क्या है, इसको प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, स्टेट इमरजेंसी कहते हैं। तो प्रेसिडेंट रूल जब लग जाता है तो और स्टेट असेंबली रहे, डिसॉल्व हो जाए या सस्पेंड हो जाए, पर स्टेट सब्जेक्ट पे सेंटर लॉ बना सकती है। तो ये सब क्या अभी हम बताएं कि किस किस कंडीशन में स्टेट लिस्ट पे सेंटर लॉ बना सकती है। 249 में राज्यसभा पास करेगी, 250 में नेशनल इमरजेंसी के दौरान, 252 में 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट अगर पास कर दे, 253 में इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड हो, और 356 में जो कि प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है। अच्छा, अब हमारे यहाँ जो है वो फेडरल सेटअप है विथ यूनिटरी बायस। तो हमारे यहाँ फेडरल सेटअप क्यों बनाया गया, हमारे यहाँ क्यों ऐसा हुआ कि फेडरल ही बनाया गया, यूनिटरी नहीं बनाया गया। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फेडरल क्यों बनाएंगे, फिर ये भी देखेंगे कि यूनिटरी बायस क्यों डाला गया। अभी हम लोग प्रोविजंस पढ़ लिए कि फेडरल का क्या क्या प्रोविजंस है और यूनिटरी का क्या क्या प्रोविजंस है। अब हम लोग देखेंगे कि फेडरल क्यों बनाया गया और यूनिटरी क्यों बनाया गया। सबसे पहला फेडरल इसलिए बनाया गया क्योंकि लोकल कस्टम और कल्चर को प्रिजर्व करना था, और वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। जैसे कि अब आप नॉर्थ ईस्ट के किसी ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में दिल्ली में बैठा आदमी कोई लॉ बना रहा है, तो वो तो एक आइडियल लॉ बनाएगा जो ग्लोबली एक्सेप्टेड हो, पर हो सकता है वहाँ के ट्रेडिशन में वो एक्सेप्टेड ना हो। और ट्राइबल पीपल के राइट्स को अगर आप नहीं ध्यान में रखिएगा तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हमारे यहाँ बहुत डाइवर्स है कस्टम्स और रिचुअल्स जो है, तो उन सारे रिचुअल्स को ध्यान में रखने के लिए, उन सारे कल्चर को ध्यान में रख के फेडरल सेटअप बनाया गया कि लोकल लेवल पे अगर लॉ बनेगा तो लोकली उसके कस्टम को ध्यान में रख के बनेगा। दिल्ली में बैठा आदमी नागालैंड के लिए अगर सारा लॉ बनाने लगे तो वो वहाँ के कल्चर को हर्ट कर सकता है। नेक्स्ट इज जोग्राफिकल एक्सटेंट। जोग्राफिकल एक्सटेंट बहुत वास्ट है। जैसे अगर आप देखें पहाड़ से लेके कोस्टल एरिया, डेजर्ट, कोई ही लैंडफॉर्म होगा जो हमारे यहाँ नहीं है। तो और सबके लिए अगर एक जैसा लॉ बनाया जाए कि एग्रीकल्चर जैसा माउंटेन में होगा वैसा ही प्लेन में होगा, वैसा ही डेजर्ट में होगा, तो ये प्रॉब्लम करेगा ना। ऐसा हम कर सकते हैं तो रिसोर्स का यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। सेम लॉ माउंटेन के लिए, प्लेट्यू के लिए, प्लेन के लिए लागू अगर कर भी देते हैं तो रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम लोग फेडरल सेटअप रखे हैं कि इन सब चीज़ों पे लोकल लेवल पे लॉ बने। कि सिक्किम में कैसे फार्मिंग होगा ये बात दिल्ली के लोग ना बताएं, ओवरऑल बता सकते हैं, बट सिक्किम में कैसा होगा ये वहाँ के लोकल अथॉरिटी ही डिसाइड करे। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल रीजंस। हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल रीजंस क्या हो सकते हैं कि जैसे जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे तो बहुत सारे सेसेशनिस्ट टेंडेंसी था वहाँ, उस समय प्रिंसली स्टेट्स थे। प्रिंसली स्टेट्स वाले मानते ही नहीं अगर उनको हम सारा पावर नहीं लेने, उनसे अगर हम सारा पावर ले लेते तो इस कंडीशंस पे ही हम लोग माने कि आपके पास पावर रहेगा मोस्टली, बस जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन रिलेशन हो गया, ये सब पावर सेंटर के पास जा रहा है। तो ये ज़रूरत था उस समय का, इसलिए हमारे यहाँ फेडरल सेटअप रखा गया है। नेक्स्ट है यूनिटरी फीचर्स। हमारे यहाँ यूनिटरी फीचर्स क्यों रखा गया है? सबसे पहला है यूनिटी ऑफ इंडिया।
यूनिटी ऑफ इंडिया को मेंटेन करने के लिए, सेंस ऑफ इंडियननेस रखने के लिए कि हम इंडियन हैं, हमारे यहाँ सेसेशनिस्ट टेंडेंसी है, पर क्या कहीं का कोई स्टेट अलग हो सकता है हमारे यहाँ? नहीं हो सकता है। तो जैसे कि पंजाब में खालिस्तान का इशू इमर्ज होता रहता है, नॉर्थ ईस्ट में भी डिमांड्स आते रहते हैं कि हमें अलग स्टेट चाहिए, हमें अलग कंट्री चाहिए। तो ये अगर हम यूनिटरी बायस नहीं रखेंगे, अगर हम सेंटर को अथॉरिटी नहीं देंगे, तो ये जितने भी सेसेशनिस्ट टेंडेंसी है लाइक खालिस्तान वगैरह, वो और ज़्यादा इवॉल्व करेंगे और ज़्यादा फ्लरिश करेंगे। तो ये हम नहीं चाहते हैं। तो उन सब को कंट्रोल में रखने के लिए यूनिटरी फीचर होना ज़रूरी है, सेंटर के पास पावर होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ डिफ़िकल्ट एंड हॉस्टाइल नेबर। ये तो हम जानते ही हमारा नेबर कितना टफ है, स्पेशली पाकिस्तान वाले साइड से। तो उन सब से भी प्रोटेक्ट करने के लिए, हर स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है। नेक्स्ट इज सेंस ऑफ इंडियननेस रखने के लिए हमारे यहाँ कल्चरल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, डिवाइड्स बहुत ज़्यादा, लड़ाई करने के बहुत रीजंस हैं, नॉर्थ साउथ डिवाइड, ईस्ट वेस्ट डिवाइड, बहुत कुछ है। लेकिन डिस्पाइट एवरीथिंग वी ऑल आर इंडियंस। चाहे वो कोई कर्नाटका केरला का हो, चाहे कश्मीर का हो, राजस्थान पंजाब गुजरात का हो, या फिर इधर नॉर्थ ईस्ट का हो, नागालैंड सिक्किम का हो, सारे लोग इंडियन हैं, सबसे पहले इंडियन हैं। तो इस इंडियननेस के फीलिंग को प्रिजर्व करने के लिए, और ये हमेशा ऐसा ही रहे, इसको इंश्योर करने के लिए हम लोग यूनिटरी फीचर रखे हैं। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स के लिए हम लोग रखे हैं कि हमारे रिसोर्स प्रॉपरली यूज़ हो। हमारे यहाँ बहुत डाइवर्स रिसोर्स हैं, वो प्रॉपरली यूज़ हो, इसलिए यूनिटरी फीचर है। वल्नरेबल सेक्शन के इंटरेस्ट के लिए, जैसे विमेन के लिए, अब विमेन के लिए अगर मान लीजिए किसी, जैसे हम बता रहे थे कि ट्राइबल में कोई और लॉ है, कोई और कल्चर है, तो उस कल्चर को तो हम प्रिजर्व कर रहे हैं, पर हम ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि किसी के साथ जाति ना हो, विमेन का कंडीशन ख़राब ना हो बहुत ज़्यादा। कोई ट्राइब है या कहीं का लोकल कस्टम है, ऐसा ना हो कि सती प्रथा हम किसी लोकल कस्टम का पार्ट है तो हम उसको वैलिड कर दे जस्ट बिकॉज वो वहाँ का कस्टम का पार्ट है। तो कस्टम भी वल्नरेबल सेक्शन के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ही होना चाहिए। तो विमेन का इंटरेस्ट हो गया या और भी कोई भी वल्नरेबल सेक्शन हो गया, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन सब के लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी हो कि लॉ बनाए, इसलिए हम लोग रखे हैं कि यूनिटरी फीचर हो। नेक्स्ट है कि स्टेट्स के बीच में भी डिस्प्यूट आ जाते हैं। अब दो स्टेट के बीच में अगर डिस्प्यूट आ गया, फॉर एग्जांपल साउथ वर्सेस नॉर्थ डिवाइड चल रहा है, महाराष्ट्र कर्नाटका में आपस में लड़ाई हो जाता है विदर्भ रीजन को लेके, तो ये सब डिस्प्यूट्स जो है, इन सब को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूनिटरी फीचर्स रखे हैं। तो हम लोग क्या क्या आज देखें, शुरू से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले देखें फेडरलिज्म के बारे में, फेडरल सेटअप और यूनिटरी सेटअप। फेडरल सेटअप में क्या होता है कि दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से पावर डिराइव होता है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक जुडिशरी होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है और जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है। जस्ट इसका ऑपोजिट, रिटन या अनरिटन कैसा भी कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल होगा यूनिटरी में और जुडिशरी पावरफुल नहीं होगी। नेक्स्ट, इंडिया जो है वो फेडरल सिस्टम है यूनिटरी बायस के तरफ, इसीलिए इसको क्वासी फेडरल कहा जाता है। कैसे फेडरल है, सारा पॉइंट्स बताएं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, पावर डिवाइडेड है, रिजिड है कॉन्स्टिट्यूशन, बदल नहीं सकते हैं आसानी से, सुप्रीमेसी है कॉन्स्टिट्यूशन का, और जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड कैसे है, इसको हम एक्सप्लेन कर रहे थे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड कैसे है। तो बहुत सारे लॉज को चेंज करने के लिए हम लोगों को स्टेट का रेटिफिकेशन लगता है, जिसको इस वजह से हम लोग कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड है। कौन सा ऐसा सिचुएशन है जिसमें स्टेट का रेटिफिकेशन लगता है, तो शेड्यूल 7 में, और ये सब फॉलोइंग आर्टिकल्स है, स्टेट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, इसके में है। नेक्स्ट इज हम लोग कैसे कहते हैं कि यूनिटरी बायस है, तो हम लोग जानते हैं कि इंडिया में फेडरल सेटअप विथ यूनिटरी बायस है। तो क्यों ऐसा है, क्योंकि फेडरल सेटअप हम लोग यूएस और ऑस्ट्रेलिया को आइडियल मानते हैं, उससे हमारा डेविएंट फीचर्स है, जैसे कि सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल फ्लैग, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेटेड जुडिशरी,
फिर आर्टिकल 3 में था एरिया बाउंड्री को बदल सकता है, नेम को भी बदल सकता है बिना उसके कंसेंट के इमरजेंसी के केस में। शेड्यूल 7 में स्टेट लिस्ट पे भी चेंजेस स्टेट पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। आर्टिकल 248 रेसिडुअरी पावर में भी स्टेट पावर है। आर्टिकल 155 में भी है कि गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। 312 में है ऑल इंडिया सर्विसेज। 324 में इलेक्शन कमीशन। फिर 256 257 में है रेलवे और कम्युनिकेशन के लिए सेंटर डायरेक्टिव दे सकती है स्टेट को। सिंगल कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है अंडर आर्टिकल 148। और अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में। अंबेडकर जी बोल के गए हैं कि लीगलिज्म और रिजिडिटी दो सीरियस फ्लॉज है फेडरलिज्म का, इसलिए हम लोग इंडिया को फेडरेशन ऑफ स्टेट्स ना कह के यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 1 में। नेक्स्ट इज किस कंडीशन में सेंटर स्टेट लिस्ट पे लॉ बना सकती है, तो आर्टिकल 249, 250, 252, 253 और 356 इसके बारे में हम लोग जाने। इंडिया फेडरल क्यों है? लोकल कस्टम, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी, हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से। और इंडिया यूनिटरी क्यों है? यूनिटी को मेंटेन करने के लिए। नेबर्स हमारे बहुत हॉस्टाइल है इसलिए। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स के लिए। वल्नरेबल सेक्शन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। So this was all for this lecture. Thank you and have a nice day.